फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडीज़ बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। स्टैटिक्स में चैप्टर 6 फ्रिक्शन की 6.1 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे 6.2 के एग्जाम्पल्स करेंगे। देखो, इसके लिए कोई अलग से इन्होंने कंसेप्ट नहीं दिया हुआ, सीधा एक्सरसाइज के बाद आपके 6.2 के एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें जो कंसेप्ट है वो ही यूज़ होगा जो अब तक हमने देखा है। इक्विलिब्रियम में यहाँ पे आपको रोड्स और लैडर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। फ्रिक्शन का कंसेप्ट आपको आना चाहिए, फोर्सेस को रिजोल्व करना आना चाहिए। और दूसरी बात, जो 5th चैप्टर में एक थ्योरम दी हुई है MN थ्योरम, उसका यूज़ हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। इसी वजह से मैं आपको 5th चैप्टर करवा रही थी, बट आप सभी ने 7th चैप्टर करवाने के लिए बोला है, तो हम 6th और 7th करेंगे, 5th नहीं करेंगे। तो मैं आपको यही कहूँगी कि इसका जो एक रिजल्ट है, इसकी जो एक थ्योरम है, उसको याद कर लेना, क्योंकि वो इसमें बार बार यूज़ होंगी और आगे भी हो सकता है इसका यूज़ हो। ओके, सो मैं आपको बता देती हूँ कि वो आपको कहाँ से याद करनी है, वो आपको याद करनी है। दिस इज इम्पोर्टेंट। ये वाली है वो जो थ्योरम आपको करनी है। देखो क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरम। देखिए, इफ G इज अ पॉइंट ऑन द साइड AB ऑफ ट्रायंगल OAB, ये कोई ट्रायंगल है OAB और G इसमें क्या है, कोई पॉइंट है साइड AB पर। एंड इफ OG डिवाइड्स AB इंटू टू पार्ट्स M एंड N, और OG डिवाइड करता है AB को दो पार्ट्स में, इक्वल नहीं है, M और N दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंड एंगल AOB इंटू टू पार्ट्स, और इस OB और इस OG ने इस AB को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जो ये एंगल था इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अल्फा और बीटा में, और ये एंगल क्या है, थीटा। तो इस थ्योरम के दो प्रूफ हैं, वो क्या है? अगर ऐसी सिचुएशन है कि एक ट्रायंगल है और उसमें एक कोई लाइन है, वो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और उसमें जो एंगल बन रहा है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, सो M प्लस एन यहाँ पे क्या है, जिसमें इसको डिवाइड किया M प्लस एन कोट थीटा इज इक्वल्स टू M कोट अल्फा माइनस N कोट बीटा। और दूसरा प्रूफ ये है M प्लस एन कोट थीटा इज इक्वल्स टू N कोट, एक बार तो आपने एंगल अल्फा और एंगल बीटा ले लिया, एक बार आपको क्या लेनी है, N कोट A और B, एक बार एंगल आपको क्या लेनी है, A और B। तो अभी जो हम इसमें जो एग्जांपल में यूज़ करेंगे वो इस वाले थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो इसके दोनों रिजल्ट याद रखना। अगर आप इसका प्रूफ करना देखना चाहो तो करके देख सकते हो, बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। वैसे थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आई हुई, बट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम करेंगे इसको MN थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MN थ्योरम। तो जब भी मैं आपको ऐसे कहूँ कि हमने यहाँ पे MN थ्योरम का यूज़ किया है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि वो क्या होती है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दी कि MN थ्योरम का यूज़ हम यहाँ से करेंगे। 5.3 आर्टिकल है, 5th चैप्टर में है, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, डन। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। देखिए, a ladder whose center of gravity divides it into two portions of length A and B rests with one end on a rough horizontal floor and the other end against a rough vertical wall. If the coefficient of friction at the floor and wall were respectively mu and mu dash, show that the inclination of ladder to the floor when the equilibrium is limiting is this. इसमें क्या कहा गया है, आपको एक लैडर है, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। उसकी जो पार्ट्स हैं वो दे रखे हैं आपको A एंड B। एक पार्ट जो है उसका वो फ्लोर पे है और दूसरा पार्ट एक वॉल के अगेंस्ट है। आपको फ्लोर के साथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू और वॉल के साथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू डैश। तो आपको ये शो करना है कि जो लैडर फ्लोर के साथ एंगल बना रही है वो इतना बना रही है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो फ्लोर के साथ एंगल है, मतलब अगर हम फ्लोर के साथ एंगल उसका थीटा लेट कर रहे हैं या फिर अल्फा लेट कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। ठीक है, इन क्वेश्चंस में क्या है, अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया, डायग्राम समझ में आ गया, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर डायग्राम में हमारी गलती हो जाती है कोई भी छोटी सी भी, तो हमारा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको रोड और लैडर पता होना चाहिए कि हम कैसे बनाते हैं। हम ये क्वेश्चंस पहले भी करते थे। तो देखो, रोड और लैडर कैसे बनाओगे। सपोज ये कोई एक क्या है, लैडर है। अब लैडर का नाम तो नहीं दिया हुआ, तो मैं इसको एक AB लेट कर लेती हूँ। और ये किसी वॉल के ऐसे सहारे खड़ी है, तो ये एक कोई वॉल है। ठीक है, ये वॉल है, ये आपकी लैडर है, और ये ऐसे है सिचुएशन। ठीक है, अब वॉल है, लैडर है, तो वॉल नीचे की तरफ ऐसे, जब भी देखो जैसे मान लो कि ये पेन ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो ये जैसे जैसे नीचे की तरफ मूव करेगी, गिरेगी नीचे की तरफ, तो ये पीछे की तरफ मूव करेगी ना, ऐसे पीछे की तरफ मूव करेगी। तो इसकी फोर्स कहाँ लगेगी, पीछे की तरफ लगेगी। फोर्स पीछे की तरफ लगेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा, वो दैट इज म्यू आर।
अब अगर इसकी ये कोई पॉइंट है, इस पर अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है तो इसका कोई नॉर्मल रिजल्टेंट भी होगा, तो उसका नॉर्मल रिजल्टेंट हम ले लेते हैं आर। इसी तरह से ये पॉइंट है तो इसकी एक नॉर्मल रिएक्शन भी होगी, उसको हम ले लेते हैं पॉइंट एस। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आर लग रहा है, यहाँ पे म्यू आर लग रहा है, यहाँ पे एस लग रहा है, तो यहाँ पे ऊपर की साइड कौन सा लगेगा, म्यू डैश एस लगेगा, क्योंकि वो ऐसे है, ऐसे मूव कर रही है, तो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि म्यू डैश एस। तो यहाँ पे हमने म्यू ले लिया, यहाँ पे हमने म्यू डैश ले लिया, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आर ले ली, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एस ले ली। क्लियर है इतना। अब देखो ये आर है, ये म्यू आर है, तो आर और म्यू आर के बीच में कोई रिजल्टेंट भी होगा इनका, तो हम उस रिजल्टेंट को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं कि ये इसका क्या है रिजल्टेंट, दैट इज आर डैश। अब ये म्यू डैश एस है, ये एस है, तो इसका भी कोई रिजल्टेंट होगा, तो इसका रिजल्टेंट हम मान लेते हैं कि वो ये है, ये क्या है एस डैश। तो अब ये पॉइंट कहीं मिलेंगे भी, तो हम मान लेते हैं कि वो इस पॉइंट पे मिलते हैं, दैट इज ओ। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे दोनों रिजल्टेंट मिल रहे हैं वहां से आपने एक वेट लटका दिया, दैट इज डब्ल्यू। ठीक है, इस आपकी बुक में इस वाले पॉइंट को सी दिया हुआ है, तो आप इसको सी ही लेट कर लो, सी। अब उन्होंने कहा था कि जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो ये लैडर है, इसका पॉइंट है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, दैट इज जी, वो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट है उसका ए, यानी कि जो ये पार्ट है वो ए बन जाएगा, और जो ये पार्ट है वो क्या बन जाएगा, बी। क्लियर है, डायग्राम इतना समझ में आ गया। तो अब इतनी बात तो समझ में आ गई कि ये आर है, ये म्यू आर है, ये आर डैश है, ये एस है, ये म्यू डैश एस है, ये एस डैश है, दोनों पॉइंट जहाँ मिल रहे हैं वो पॉइंट सी है, और वहां से एक वेट लटका दिया हमने। ओके, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब देखो हम बात करते हैं एंगल्स की। अब अगर यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करूँ मैं, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जो रिजल्टेंट किसके साथ बनाता है, जो हमारी नॉर्मल रिएक्शन आर है किसके साथ बनाती है, इसके साथ बनाती है रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट क्या है आर डैश है, और नॉर्मल रिएक्शन क्या है आर, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, दैट इज लैम्डा, लैम्डा बनेगा। और इसकी बात करूँ मैं, तो इसमें म्यू डैश एस कहाँ है, यहाँ पे है, और एस डैश कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसका जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, लैम्डा डैश। आपकी बुक में इसको बाय मिस्टेक लैम्डा दिया हुआ है, इसको आप प्लीज़ ठीक कर लेना, लैम्डा डैश कर लेना, क्योंकि दोनों का हमारा जो एंगल है म्यू एंड म्यू डैश, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे अलग अलग है म्यू एंड म्यू डैश, तो हम उसके एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी क्या लेंगे, अलग अलग लेंगे, दैट इज लैम्डा एंड लैम्डा डैश। तो जहाँ पे भी ये जो इस वाली फिगर में जो लैम्डा है वो लैम्डा डैश बन जाएगा। ठीक है, आगे इतना समझ। अब देखो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि जो लैडर है उसका फ्लोर के साथ जो इंक्लिनेशन है उसको इतना शो करना है। तो मैं मान लेती हूँ कि जो ये लैडर है, ये जो लैडर है इसका जो फ्लोर के साथ इंक्लिनेशन है वो कितना है, थीटा है, कितना है, थीटा। और ये कितना परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाएंगे, तो ये भी कितना बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। ओके, इतना समझ में आ गया। ये एंगल कितना है, लैम्डा डैश। देखो अगर मैं इस लाइन को ऐसे आगे मिला दूँ, इस लाइन को आगे, तो ये लाइन इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ये देखो ये लाइन पैरेलल, ये लाइन इसकी पैरेलल भी है। आप दोनों ही केस अप्लाई कर सकते हो कि अगर ये लाइन पैरेलल है, ये 90 है, तो ये 90 भी हो जाएगा। या फिर आप इसको अगर आगे ऐसे बढ़ाते हो तो ये एंगल कितना बन रहा है, 90, तो ये एंगल कितना बन जाएगा यहाँ से 90, ये 90, ये लैम्डा डैश, तो ये कितना बन जाएगा 90 माइनस लैम्डा डैश। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये लाइन है, ये एंगल लैम्डा है, तो ये एंगल कितना बनेगा, लैम्डा। क्लियर है, ये लैम्डा, ये भी लैम्डा, ये 90 माइनस लैम्डा डैश, ये लैम्डा डैश, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 और ये थीटा। क्लियर है, समझ में आ गया एंगल्स कौन से कहाँ पे लेने हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जब क्वेश्चन करोगे तो इस डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करना है। इस जैसे बुक में किया हुआ है, देखो, लेट ए बी द लैडर and let the resultant reaction of A and B meet in C. Then the third force W must also passes through C. AG is equals to A. AG कितना है A, BG कितना है B, एंगल ACG, एंगल ACG कितना है लैम्डा, एंगल BCG यानी कि ये कितना है 90 माइनस लैम्डा डैश, एंगल BGC कितना है BGC 90 माइनस थीटा। समझ में आ गया, आपको क्या निकालना है, आपको थीटा ही निकालना है, आपको ये वैल्यू ही निकालनी है कि थीटा क्या है, ये आए। ओके, अब इसके लिए हम अप्लाई करेंगे एनएम थ्योरम। एनएम थ्योरम क्या थी मैंने आपको बता दी, एक बार हम उसको दोबारा से निकालते हैं। 5.3 आर्टिकल था ना हमारा। देखो
यहाँ पे ए बी लाइन थी, डिवाइड हो रहा था एम एन में, एंगल थे अल्फ़ा बीटा और ये था थीटा। और इसकी बात करूँ तो ये आपकी लाइन है, ये डिवाइड हो रहा है ए और बी में, एंगल है लैम्डा और 90 माइनस लैम्डा, एक एंगल है आपके पास लैम्डा और एक एंगल है 90 माइनस लैम्डा डैश। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि एम एन की जगह तो ए बी आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा की जगह लैम्डा और 90 माइनस लैम्डा डैश आ जाएगा। और यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा। तो हम किस ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे? ए बी सी के अंदर मैं अप्लाई कर रही हूँ एन एम थ्योरम। तो एन एम थ्योरम अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? एम प्लस एन की जगह तो मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी, कोट थीटा की जगह मेरे पास आ जाएगा कोट 90 माइनस थीटा। किसके इक्वल होगा वो? एम कोट लैम अल्फ़ा की जगह वहाँ पे क्या था? एम कोट अल्फ़ा था ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? एम को रिप्लेस करना है ए से, कोट एज इट इज़, अल्फ़ा की जगह यहाँ एंगल क्या है? लैम्डा है, माइनस यहाँ था एन कोट आपका बीटा, एन कोट बीटा। तो यहाँ बीटा का काम कौन कर रहा है? 90 माइनस लैम्डा डैश। अल्फ़ा का काम कर रहा है लैम्डा, बीटा का काम कर रहा है 90 माइनस लैम्डा डैश, थीटा का काम कर रहा है 90 माइनस थीटा, एम एन का काम कर रहा है ए बी। क्लियर है? समझ में आ गया? अब वही अप्लाई कर दिया आपने यहाँ पे। सो ए प्लस बी कोट 90 माइनस थीटा कितना होता है? टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 8 कोट लैम्डा माइनस बी कोट 90 माइनस लैम्डा डैश कितना हो जाएगा? टेंजेंट लैम्डा। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो इसको क्या किया हुआ है, यहाँ पे आपने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, इसको सॉल्व किया हुआ है। कैसे? वैल्यूज़ निकाल रखी है, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है। मेन काम हमारा थीटा की वैल्यू को निकालना है ना। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो यहाँ से टेंजेंट इन्वर्स बन जाएगा वहाँ जाके, और ये ए माइनस बी ऑलरेडी है। तो इसको सॉल्व करके टेंजेंट को हम 1/कोट लिख सकते हैं, कोट को 1/टेंजेंट लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। कोट लैम्डा की वैल्यू को पुट किया हुआ है, बी को एज इट इज रखा हुआ है, टेंजेंट लैम्डा की वैल्यू को पुट किया हुआ है। देखो लैम्डा हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होता था? उसकी इक्वल। देखो ये जो रिजल्ट था हमारा, जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा, जो टेंजेंट लैम्डा होता है किसके इक्वल होता है? म्यू के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो टेंजेंट लैम्डा डैश होगा वो किसके इक्वल होगा? म्यू डैश के इक्वल होगा। तो वही यहाँ पे वैल्यू पुट की हुई है। को ए को एज इट इज रखा हुआ है, कोट लैम्डा को 1/म्यू माइनस बी एज इट इज, टेंजेंट लैम्डा को म्यू डैश पुट किया हुआ है। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद थीटा की वैल्यू जब आप निकालोगे, जब इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करोगे, तो थीटा को टेंजेंट थीटा को यहाँ रखोगे, ए प्लस बी को इसके नीचे ले जाओगे, इसका एलसीएम लोगे, थीटा को यहाँ रखोगे, टेंजेंट इनवर्स वहाँ चला जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। तो हमें यही निकालना था क्वेश्चन में कि थीटा की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? ये आ जानी चाहिए। अब ये तो केस ऐसा था, अगर हमारी जो यूनिफॉर्म लैडर होती, अगर लैडर यूनिफॉर्म होती तो इसके जो पॉइंट्स में इसको डिवाइड करता, तो इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड करता, तो ए और बी क्या होते? आपके इक्वल होते। अगर ए और बी इक्वल होते तो यहाँ पे ए माइनस ए बन जाता, ए माइनस से म्यू म्यू डैश, ए को कॉमन ले लेते तो अंदर क्या बनता? 1 माइनस म्यू म्यू डैश अपॉन ए प्लस ए 2 बन जाता। ठीक है, तो इफ़ द लैडर बी द यूनिफॉर्म देन बी इज इक्वल्स टू ए, पुटिंग बी इज इक्वल्स टू ए इज द रिजल्ट। तो अगर लैडर यूनिफॉर्म हो जाती तो थीटा की वैल्यू क्या आती? ये आती। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये हमारा। सिर्फ अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन इजी लगेगा, अगर डायग्राम नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन आपको टफ लगेगा। ओके, अब एक सेकेंड क्वेश्चन, इस वीडियो में हम करेंगे फर्स्ट ही क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।